सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम हमारा जो EL 206 एंटीना जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें आके हम उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली एंटीना हमने अभी तक जो किया था उसमें क्या था कि एंटीना एक कंडक्टिव मटीरियल है, कंडक्टिव डिवाइस है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने में काम आता है, और ये सिग्नल को वायरलेसली ट्रांसमिट करता है और वायरलेस सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो बेसिकली एक ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है या फिर एक मीडियम का काम करता है जो सिग्नल को वायर्ड लाइन से वायरलेस और वायरलेस लाइन से वायर्ड लाइन में ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है। तो यहाँ क्या है कि करंट जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस वहाँ आएंगे। अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ करंट और वोल्टेज भी होगा। तो आज हम जो एंटीनाज होते हैं उन एंटीनाज के अंदर करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम जॉर्ज केनेडी जो बुक है उसमें से इसका ये जो ले रहे हैं और उसी के डायग्राम्स हम यूज़ करेंगे। तो व्हेन RF सिग्नल वोल्टेज इज़ अप्लाइड एट सम पॉइंट ऑन द एंटीनास, वोल्टेज एंड करंट विल रिजल्ट एट दैट पॉइंट. Travelling wave are then initiated and the standing wave may be established, which means that voltage current along the antennas are out of phase. The radiation pattern depends chiefly on the antenna length measured in wave length, its power loss and termination at its end. In addition, the thickness of the antenna wire is of importance. For this discussion, such antennas are assumed to be lossless and made of wires whose diameter is infinitely small. जो फिगर है, this figure shows the voltage and current distribution along the half wave dipole. We can recognize the similarity to the distribution of the voltage and current on a section of lambda by 4 transmission line open at the far end. The voltage and current characteristics are duplicated every lambda by 2 length along the antenna. ये हमारा वेवलेंथ है, ये हमारा लैम्डा बाई 2 सेक्शन है, एंटीना है। इस एंटीना के अंदर अगर हमारा जो लेंथ ऑफ एंटीना है वो लैम्डा बाई 2 है, तो जो करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगी कि ये हमारा जो डॉट जो लाइंस दिख रही हैं ये हमारा करंट को डिफाइन करेगा, और ये जो सॉलिड लाइन है ये हमारी वोल्टेज को डिफाइन करेगी। अगर इसके अंदर ये सेंट्रली फीड है तो सेंट्रली फीड होने की वजह से तो लैम्डा बाई 2 की जो लेंथ है वो हाफ इसमें हो जाएगी। तो एक सेक्शन इसका होगा लैम्डा बाई 4 का, दूसरा सेक्शन लैम्डा बाई 4 का, दोनों मिलकर लैम्डा बाई 2 हमारे ये पूरी एक लेंथ बनाएंगे। और ये सेंट्रली फीड है तो जो करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा कि जो डॉट वाली जो लाइंस हैं ये हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी, और ये जो सॉलिड लाइंस है, सॉलिड कर्व है, ये हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमने हाफ डाइपोल यूज़ किया है, और हाफ डाइपोल क्या होता है, लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ का एंटीना। तो अगर हमने हाफ डाइपोल यूज़ किया है तो हाफ डाइपोल के अंदर जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, इन मीडियम होती है एट सेंटर, या मिनिमम होती है एट द सेंटर और मैक्सिमम होती है एट द एजेस। सिमिलरली जो करंट होता है वो करंट की वैल्यू मिनिमम होती है एजेस पर और मैक्सिमम होती है सेंटर पर। हम देख सकते हैं इसमें वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, इसकी भी यहाँ मैपिंग है। तो सेंटर पे फीड जहाँ हो रहा है तो वहाँ तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होगा वो 73 ओम्स के आसपास होगा, और जो हमारा एजेस हैं उन एजेस पे ये होगा 2500 ओम्स के पास, यानी 2.5 किलो ओम के आसपास हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस है वो अपीयर होगा। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई हाफ वेव डाइपोल है एंटीना है, हाफ वेव डाइपोल एंटीना है, तो उस डाइपोल एंटीना के जो एजेस है उन एजेस पे करंट की वैल्यू मिनिमम और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साथ ही जो फीड पॉइंट है, अगर उसमें फीड पॉइंट सेंट्रल से है तो जो फीड पॉइंट है सेंटर पे, वहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये हमारा करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अगर लैम्डा बाई ये लेंथ है, अगर लेंथ है L लैम्डा बाई 2, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह से होगा, यानी एजेस पर मैक्सिमम मिनिमम होगा और बीच में मैक्सिमम होगा। अगर लैम्डा है तो इस तरह से दो लूप्स हमारे पास, दो साइकिल्स, एक पूरी साइकिल हमारे पास बनेगी, जैसा साइन वेव बनता है तो उसकी उसी तरह से यहाँ। तो मिडिल के अंदर अगर लेंथ हमारी लैम्डा है, जो डाइपोल है उसकी डाइपोल की लेंथ है हमारी लैम्डा, तो मीडियम मिडिल पॉइंट पर तो होगी मिनिमम और एजेस पर होगी मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन बीच में ये हमारी लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 जो डिस्टेंस होगी 0 से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर, 0 से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह से अगर 3 लैम्डा बाई 2 अगर हमारे पास लेंथ है तो 3 हमारे पास ये साइन वेव की तरह कर्व बनेंगे। तो इस ये जो फिगर्स है ये शो करती है कि द इम्पीडेंस वेरीज अलोंग द लेंथ ऑफ द एंटीना बीइंग हाईएस्ट वेयर द करंट इज लोवेस्ट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इम्पीडेंस को शो करता है। और ये मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम वहाँ होगा इम्पीडेंस जहाँ करंट लोवेस्ट होगा, और करंट जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ इम्पीडेंस की वैल्यू लोवेस्ट होगी। और इसकी वैल्यू 73 ओम से 2.5 किलो ओम्स तक इसकी वैल्यू परसिस्ट करती रहती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेजोनेंट एंटीनाज, रेडिएशन पैटर्न्स एंड लेंथ कैलकुलेशन। जो बेसिकली द बेसिक रेजोनेंस थ्योरी हैज़ थॉट अस दैट द हाई EQ रेजोनेंट सर्किट हैज़ ए very narrow bandwidth. The same holds true for the resonant antennas. The narrow bandwidth established the useful limits for this type of radiators. The radiation pattern of a wire radiator in free space depends mainly on its length. जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो मेनली लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास लैम्डा बाई 2 है तो करंट का जो लेंथ जो है, एंटीना की लेंथ हमारे पास लैम्डा बाई 2 है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और रेडिएशन पैटर्न हम ये शो कर रखा है। ये एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, जितना वो पावर ऊपर होगा उतना पावर ही नीचे होगा, और एक लॉब की फॉर्म में होगा, तो इनको हम बोलते हैं लॉब्स। और ये लेंथ के हिसाब से, लेंथ जैसे जैसे चेंज होगी हमारे ये रेडिएशन पैटर्न भी चेंज होगा। ये तो था लैम्डा बाई 2 के लिए। अगर हमारी जो लेंथ है वो लैम्डा है तो फिर हमारे पास दो लॉब्स इस लाइन के सिमेट्री में 4 लॉब्स मिलेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। 2 ऊपर के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे और जो नीचे का करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 2 लॉब्स होंगे। अगर ये लेंथ हम इंक्रीज़ करके 3 लैम्डा बाई 2 कर दें तो जहाँ 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, जहाँ ऑड नंबर्स आएंगे वहाँ एक माइनर लॉब्स भी आ जाएंगे। तो लैम्डा बाई 2 के लैम्डा के लिए तो 4 लॉब्स तो मेजर थी, और लैम्डा बाई 2 अगर इसमें एडअप और हो जाता है तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा के लिए तो 4 मेजर लॉब्स हो गए, वो जो प्लस लैम्डा बाई 2 है उसके लिए 2 माइनर लॉब्स हमारे ये शो हो रहे हैं इस तरह से। फिर 3 लैम्डा के लिए ये 4 तो हमारे मेजर लॉब्स हैं और 4 माइनर लॉब्स, 4 माइनर लॉब्स ऊपर और 4 माइनर लॉब्स नीचे। अभी लॉब्स क्या होते हैं? लॉब्स क्या बेसिकली रेडिएशन पैटर्न्स में जब हम बनाते हैं सिग्नल का, एंटीना का रेडिएशन पैटर्न जब हम बनाते हैं तो वो एक बलून शेप के अंदर हमारे पास बन के निकल के आता है। तो जिधर बड़ा बैलून बनता है उसे हम मेजर लॉब बोलते हैं, और अगर छोटे बलून बनते हैं तो उन्हें माइनर लॉब बनता है। ये छोटे बैलून का मतलब ये है कि वहाँ पावर कंसंट्रेशन उन एरियाज़ में कम है।
नॉन रेजोनेंट एंटीनास क्या होते हैं? रेजोनेंट एंटीनास तो वो एंटीनास होते हैं जो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। नॉन रेजोनेंट एंटीनास वो होते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो नॉन रेजोनेंट एंटीनास क्या होते हैं? डायरेक्शनल एंटीनास होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। तो इनके अंदर जो होता है वो मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस जो होता है वो कि इसमें बैक जो हमारे पास जो बैक के अंदर लॉब्स बनते थे, पावर लॉब्स बनते थे, वो नहीं बनेंगे। सारे एंटीना सारे लॉब्स वो फ्रंट में ही बनेंगे, क्योंकि ये बैक के अंदर कोई सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ये सामने ही एक ही डायरेक्शन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए जो इनका जो डायरेक्शन ऑफ एंटीना बोले या जो मेजर लॉब रेडिएशन पैटर्न्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। ये हमारे पास एंटीना है। इस एंटीना के ये अगर वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये देख लिया, इस तरह से है वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इसका लेआउट रेडिएशन पैटर्न है। ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। ये जो दो मेजर लॉब्स बने हुए हैं और जितने भी माइनर लॉब्स बने हुए वो एक ही डायरेक्शन के अंदर। ये जो यहाँ से ये डायग्राम शुरू होता है, इसके ये वाला पॉइंट, ये डायग्राम का ये मान लीजिए ये फीड है, फीड पॉइंट है। यहाँ से हमने सिग्नल एंटीना को फीड किया है। जो ईएम वेव्स हैं वो यहाँ से हमने एंटीना को फीड किए। तो इसके एक ही डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे जो भी जितनी भी पावर है सिग्नल की वो एक ही डायरेक्शन में है, वेदर वो ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है तो भी। अब रेडिएशन measurement and field intensity. The voltage induced in a receive antennas are very well generally in microvolt range. The field strength measurement are thus given in microvolt per meter. Field intensity. The field strength of an antenna radiation at a given point in space is equal to the amount of voltage induced in a wire antenna 1 meter long located at that given point. Radiation resistance. Radiation resistance is a hypothetical value which is replaced by an equivalent resistor would dissipate exactly the same amount of power that the antenna would radiate. यानी ये जो टर्म है रेडिएशन रेजिस्टेंस वाली जो टर्म है ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है। It is replaced by an equivalent resistor would dissipate exactly the same amount of power that antenna would radiate. जितना अमाउंट का पावर रेडिएट हमारा एंटीना करता है उतनी पावर ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होता है, या एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं जो रेडिएट करेगा। ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा? The radiation resistance is the ratio of the power radiated by the antenna to the square of the current at the feed point. जो हमारा फीड पॉइंट है एंटीना का, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से हमने हमारी जो केबल है वो कनेक्ट की है, जो सिग्नल को ट्रांसमीटर्स एंटीना को ट्रांसमीटर से या रिसीवर से हमारा कनेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को हम फीड पॉइंट बोलते हैं। तो फीड पॉइंट के ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है? रेडिएशन रेजिस्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द फीड पॉइंट। यानी जो पावर हमारा एंटीना का जो पावर होता है, पावर रेडिएटेड इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रेडिएशन रेजिस्टेंस इनटू स्क्वायर ऑफ द करंट जो कि हमने फीड किया। यानी एंटीना को जितना हमने करंट फीड किया है उसके स्क्वायर से रेडिएशन रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा पावर कहलाता है। तो पावर जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो होगा, रेशो होगा पावर ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय करंट। एंटीना लॉस एंड एफिशिएंसी. In addition to the energy radiated by an antenna, power loss must be accounted for. Antenna loss can be caused by ground resistance, corona effect, imperfect dielectric near the antenna, energy loss due to eddy current induced into nearby metallic object, and I-square losses in the antenna itself. तो P in यानी P in क्या है? Power delivered to the feed point is equals to PD plus PRD.
PD क्या है, पावर लॉस, और PRAD क्या होता है, P रेडिएशन यानी पावर एक्चुअल रेडिएटेड। अब इसको पावर को हम क्या लिख सकते हैं, I²R। तो यहाँ I²R इन इक्वल्स टू I²RD प्लस I²R रेडिएटेड, ये हो जाएगा। अब यहाँ से I² क्योंकि कॉमन है तो एक साथ निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इन रेडिएशन रेजिस्टेंस इन इज इक्वल्स टू रेडिएशन रेजिस्टेंस D यानी पावर लॉस प्लस रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो R इन इक्वल्स टू RD प्लस R रेडिएशन। इसी तरह एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी जितना पावर हमने इसको दिया और उसमें से जितना पावर रेडिएट किया वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो हमने पावर क्या दिया, P इन, ये, और तो ये P इन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इन। तो R इन में से जो R रेडिएट हो गया वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो R जो एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू R रेडिएशन डिवाइडेड बाई R रेडिएशन प्लस R D क्या है, एंटीना का रेजिस्टेंस, और R रेडिएशन क्या है, एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर को, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा एंटीना एफिशिएंसी। तो लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीनाज आर लीस्ट एफिशिएंट बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज इन अचीविंग द प्रॉपर फिजिकल लेंथ। लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीनाज के अंदर ये जो एफिशिएंसी होती है ये कम होती है, क्योंकि हमें जो पावर जो रेडिएट करनी होती है वो पावर, क्योंकि एंटीना की हाइट हमारे पास लो और मीडियम फ्रिक्वेंसीज़ के लिए एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो अचीव नहीं कर पाते, इसलिए जो पावर जो एक्चुअल डिलीवर होनी चाहिए थी वो डिलीवर नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं हो पाती, इसलिए जो पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो एफिशिएंसी हमारी कम रह जाती है लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीनास के केस में। इन एंटीनास की एफिशिएंसी 75 से 95% तक ही रह पाती है। लेकिन हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए अगर हम बात करें, हायर फ्रिक्वेंसीज़ में क्या है, जितने जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो एंटीना की हाइट की रिक्वायरमेंट हमारी लो होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो जो एंटीना जो है हायर फ्रिक्वेंसी एंटीनाज, उनकी एफिशिएंसी लगभग 100% के आसपास अप्रोच कर जाती है। रेडिएशन रेजिस्टेंस वैल्यू में वेरी फ्रॉम ए फ्यू ohms to several hundred ohms depending on the choice of feed point and physical and electrical characteristics। फिजिकल एंटीना के फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हुए, और दूसरा क्या है कि फीड पॉइंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एंटीना का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो कितना रहेगा, और इसकी वैल्यू कुछ ओम से कुछ 100 ohms तक पहुंच जाती है। अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले है बीम विड्थ। बीम विड्थ, बैंडविड्थ एंड पोलराइजेशन, ये 3 टर्म्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी द एंटीना विल रेडिएट इफेक्टिवली। अब हमने कहा कि एंटीना सिग्नल को रेडिएट करता है, सिग्नल को रेडिएट करता है कि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है या नॉन ओमनी डायरेक्शनल, या रेजोनेंट एंटीना है, नॉन रेजोनेंट एंटीना है, तो वो जो सिग्नल जो भी उस पर आएगा उसको वो ट्रांसमिट करेगा। अब वो कितना करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बीम बैंडविड्थ क्या रहेगी। एक्चुअली जो भी एंटीना होता है वो डिज़ाइन होता है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए। अगर हम किसी मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीना को हम हाई फ्रिक्वेंसी एंटीनास के लिए काम में लेंगे तो वो उस पर इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो जो एंटीना जिस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर इफेक्टिवली सिग्नल ट्रांसमिट करे या रिसीव करे, यानी उसका जो वर्किंग है वो वर्किंग सेटिस्फैक्ट्रीली रहे जिस रेंज में, तो वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। और ये कैसे होता है कि हमने जो सिग्नल को जो एंटीना को जो सिग्नल दिया, सिग्नल पावर दी, उस सिग्नल पावर की वो सिग्नल पावर रेडिएट होगी। रेडिएट होने के बाद में वो जहाँ तक जितनी जो 1/3 यानी हाफ पावर पॉइंट तक वो ड्रॉप होती है, तो उस हाफ पावर पॉइंट को हम जिस फ्रिक्वेंसी पर वो हाफ पावर पॉइंट ड्रॉप हो जाती है तो उसको हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं। और ये हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होगी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी इसमें आएगी। तो दोनों की रेंज जहाँ तक होगी, हाफ पावर पॉइंट्स तक जहाँ तक होगी, उसे हम बैंडविड्थ बोलेंगे। उस पर्टिकुलर एंटीना की वो बैंडविड्थ हो जाएगी। नेक्स्ट है beam width. The beam width of an antenna is described as the angle created by comparing the half power point on the main radiation lobe to its maximum power point। यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट से हाफ पावर पॉइंट के बीच में हम कंपेयर करेंगे
और उसके अंदर जो 3 पावर पॉइंट यानी 3 dB एंटीना 3 dB पॉइंट्स जो होंगे उनको मार्क करेंगे, और जिस एंगल पर वो 3 dB पॉइंट्स हमारे बन के आते हैं वो एंगल हमारा बीम विड्थ होगा उस एंटीना के लिए। ये नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर 360 हमने एक एंगल बनाए हुए हैं, और ये 360 एंगल्स बनाने के बाद में हमने जब देखा तो ये रेडिएशन, हालांकि रेडिएशन 90 डिग्री पर भी हमारे हैं, 60 डिग्री पर भी है, 30 पर भी है, 15 डिग्री पर भी है, लेकिन जो 3 dB पॉइंट्स हैं वो 3 dB पॉइंट्स हमारे यानी 0.707, 100 का 0.707 यानी मान लीजिए 70% हमारा जहाँ एंटीना की जिस एंगल पर रेडिएशंस हमें अचीव होंगी उन पॉइंट्स को हम हमारे सेंटर पॉइंट या फीड पॉइंट से एक एंगल बनाएंगे और उस एंगल को हम बीम विड्थ बोल देते हैं। तो यहाँ जो कि ये हमारा 15 डिग्री पर हमारे बीम विड्थ 0.707 पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, 3 dB पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। तो ये हमारे हो गए पॉइंट्स हो गए हमारे, ये जो एंगल हो गया, ये एंगल जो सब्सटेंट के इसमें ये हमारा हो गया बीम विड्थ। तो डेफिनेशन होगी, द बीम विड्थ ऑफ एन एंटीना इज डिस्क्राइब एज द एंगल क्रिएटेड बाय कंपेयरिंग द हाफ पावर पॉइंट्स 3 dB on the main radiation lobes to its maximum power point. The beam angle in the figure is 30 degree, which is the sum of the two angles created by at the points where the field strength drops to 0.707. Field strength is measured in microvolt per meter of the maximum voltage at the center of the lobe. तो ये हमारा बीम विड्थ होता है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ एन एंटीना रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्पेस ऑफ डायरेक्शन इन स्पेस ऑफ ई फील्ड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग रेडिएटेड बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमारे पास जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 कंपोनेंट्स होता है। पहला होता है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा होता है कंपोनेंट ऑफ प्रोपगेशन। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री या राइट एंगल पर होते हैं, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से ये जब मूवमेंट करती है तो जिस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट ऑफ रेडिएशन, कंपोनेंट ऑफ प्रोपगेशन होता है, उस डायरेक्शन में तो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है। लेकिन इस डायरेक्शन के 90 डिग्री पर हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जिस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। स्पेस में उस डायरेक्शन को हम उस वेव का पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जिधर होगा उस तरफ का हमारा पोलराइजेशन कहा जाएगा वेव का। अब अगर हमारा ये 90 डिग्री अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा टूवर्ड्स ग्राउंड की तरफ होगा या ग्राउंड के अपोजिट में अपवर्ड होगा, तो इसको हम वर्टिकली कहेंगे। और ग्राउंड के पैरेलल में अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा तो इसे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजेशन हमारे होते हैं। साथ ही कई बार हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, जब हमारा ये कंटिन्यूसली इलिप्स की फॉर्म के अंदर ये रोटेट करता हुआ सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आज हमने एंटीना की रेडिएशन पैटर्न के बारे में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और बीम विड्थ, बैंड विड्थ, पोलराइजेशन के बारे में कुछ जाना। इसके साथ ही हमने एंटीना रेजिस्टेंस और एंटीना एफिशिएंसी के बारे में जाना। हमने रेडिएशन मेजरमेंट्स और फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना। आई होप ये जितने भी बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स थे, फंडामेंटल पॉइंट्स थे, डेफिनेशंस थी, ये एंटीनाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये आज डिस्कस की, बहुत इम्पॉर्टेंट था एंटीना के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे एंटीना जितने भी हैं वो सब के सब इन्हीं फंडामेंटल से कोरिलेट होकर स्टडी किए जाते हैं। तो ये हर स्टूडेंट को आना ज़रूरी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।